नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। बच्चों, पिछले लेक्चर से वापस कंटिन्यू कर देता हूं। ये स्टोरी में सुना चुका था आपको। विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की स्थिति ठीक वैसी होती है जैसी गैस पात्र के अंदर उपस्थित गैस के अणुओं की। जिस प्रकार पात्र में स्थित गैस के अणु न तो किसी निश्चित दिशा में एकत्रित होते, नहीं उनका कहीं अभाव होता, एग्जैक्टली विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के अंदर भी मुक्त इलेक्ट्रॉन उसी अवस्था में होते हैं। लेकिन विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में त्वरित होने लग जाते हैं, धनायनों से टकराते हैं, अर्जित गति ऊर्जा खोते हैं, क्षण भर के लिए इनकी गति अनियमित हो जाती है। उस समय ऊष्मीय ऊर्जा से गति करने लग जाते हैं, लेकिन विद्युत बल पुनः इन्हें त्वरित करता है और निश्चित दिशा में गति के लिए बाध्य करता है। पुनः ये गति ऊर्जा अर्जित करते हैं, फिर टकराते हैं, फिर वही कहानी रिपीट होती है। ठीक है ना? तो ये जो लास्ट लेक्चर था पिछला, उसका एंड था। यहीं से अब बात अपन चालू करेंगे, है ना? इससे सब दो बातें निकलेंगी। पहली बात, माध्य मुक्त पथ। क्लियर? इसे लैम्डा से डिनोट करते हैं। एवरेज फ्री पाथ इसको इंग्लिश में कहते हैं। टक्करों का सीन आप देख ही चुके हैं ना? विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर मैंने पहले बता दिया, पहले टक्कर अप्रत्यास्थ, पहले टक्कर प्रत्यास्थ थे, बाद में अप्रत्यास्थ, है ना? तो सब दो क्रमागत टक्करों में एक के बाद दूसरी इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी के औसत को माध्य मुक्त पथ कहते हैं। देखो साहब, इलेक्ट्रॉन जब चालक के अंदर चलेगा तो अनेक टक्करें करेगा। अब किन्हीं दो टक्कर के बीच में दूरी जैसे 2 सेंटीमीटर हुई, आगे टक्कर में मान लीजिए दूरी 3 सेंटीमीटर हुई, आगे और टक्कर हुई, ये दूरी मान लीजिए 5 सेंटीमीटर हुई, फिर आगे टक्कर होती है, मान लीजिए दूरी 1 सेंटीमीटर हुई, फिर टक्कर होती है, फिर मान लीजिए दूरी 10 सेंटीमीटर हुई। तो साहब 1 टक्कर, 2 टक्कर, 3 टक्कर, 4 टक्कर, 5 टक्कर, 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 5 और 5 10 सेंटीमीटर, 10 और 1 11 सेंटीमीटर, 11 और 10 21 सेंटीमीटर। तो कुल दूरी कितनी? 21 सेंटीमीटर। कितनी टक्कर है? 5। ठीक है साहब? तो ये हो गया साहब 4.25 है, जो भी मतलब है ना, 4.20 सेंटीमीटर। इसे कहेंगे अपन माध्य मुक्त पथ। मैंने भी ये बोला, दो क्रमागत टक्करों के मध्य तय की गई दूरी के औसत को, क्योंकि टक्करें बहुत सारी हो रही हैं, माध्य मुक्त पथ कहते हैं। अब मेरा ख्याल है समझ गए होंगे आप। सिंपली आप देखें तो मैंने आपको बता दिया, अनेक टक्करें होती हैं। मुक्त पथ सब में अलग अलग होता है, कोई में 2 सेंटीमीटर, कोई में 3 सेंटीमीटर। तो दो टक्करों के बीच तय की गई दूरी कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 5 है। इन सबको जोड़कर औसत निकाल दिया तो उसे क्या कहेंगे? माध्य मुक्त पथ। ठीक है ना? चलो पेज चेंज करते हैं। अब आता है सब नेक्स्ट, विश्रांति काल। विश्रांति काल, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, है ना? इसको माध्य संघट काल भी कहते हैं, है ना? तो आप इसको टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इंग्लिश में कहें, विश्रांति काल और माध्य संघट काल आप हिंदी में कहें। इससे दर्शा देते हैं अपन टो से। काल है, समय है। जो परिभाषा भी सुनाई थी वही परिभाषा है। अब भी टक्करें कर रहा है, हर टक्कर में लगा समय एक जैसा तो होगा नहीं कि हर टक्कर 2 सेकंड में हो रही हो या हर टक्कर 5 सेकंड में हो रही हो। तो साहब माध्य मुक्त पथ या मुक्त पथ तय करने में
या दो क्रमागत टक्करों के मध्य दूरी तय करने में लगे समय के औसत को माध्य संगत काल या विश्रांति काल कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया लास्ट पेज पर, सब अलग अलग में डिस्टेंस अलग अलग है, तो अलग अलग में समय अंतराल भी अलग अलग होगा। तो अपन ये कह रहे हैं मुक्त तत्व तय करने में लगे समय का औसत, है ना। एक बात यहां पर आप मोटे तौर पर समझ लीजिए कि जब आप धारा के प्रवाह का इमेजिनेशन ले रहे हैं, उसकी वस्तु स्थिति ले रहे हैं, तो फिर आप ध्यान रखें कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की अकेली टक्करें नहीं हुआ करती, बल्कि खूब सारी टक्करें होती हैं। तो साहब आप अकेली टक्कर की तो बात कर ही नहीं सकते। आपके पास दो फेनोमिनाज होंगे, या तो एक इलेक्ट्रॉन लीजिए, उसकी अनेक टक्करों की बात कीजिए, जैसे n टक्करें ले ली, यह भी फेनोमिना आप दिमाग में बिठा के चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या आप यह सोच लीजिए कि n इलेक्ट्रॉन है खूब सारे, उनकी एक टक्कर की चर्चा कर लीजिए, बात तो वही है, बात तो वही है, कंसेप्ट वही है। अब आप दोनों में से कोई सा फेनोमिना लेके धारा को समझना प्रारंभ करें, है ना साहब। तो सब दो क्रमागत टक्करों में लगे समय के औसत को माध्य संगत काल या विश्रांति काल टो कहते हैं। क्लियर। यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन का वर्ग माध्य मूल वेग Vrms है, तो काल यानी विश्रांति काल, काल बराबर अपन जानते हैं दूरी बटा समय। अब अनेक टक्करों में तय की गई दूरी को तो क्या कहा जा रहा है, माध्य मुक्त पथ, है ना, सॉरी दूरी बटा वेग, है ना। अनेक टक्करों में लगे समय को तो क्या कह रहे हैं अपन, माध्य मुक्त पथ कह रहे हैं, ये वेग है ना साहब। और इलेक्ट्रॉन के या मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग को क्या बोल रहे हैं अपन, Vrms। तो सीधा सीधा बात है, टो बराबर लैम्डा अपॉन Vrms, ठीक है साहब। छोटी सी इसकी चर्चा समझ लीजिए। जब आप चालक को ताप प्रदान करेंगे या चालक को ऊष्मा देंगे, तो ऊष्मा देने पर इलेक्ट्रॉन की गति की तीव्रता में वृद्धि होगी और माध्य संगत काल या विश्रांति काल टो में कमी होगी। यह बात अपने जहन में रखें कि जब आप चालक को ऊष्मा देते हैं या ताप प्रदान करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की गति की तीव्रता मतलब Vrms में वृद्धि होती है, और Vrms में वृद्धि के कारण विश्रांति काल टो में कमी होती है। विश्रांति काल टो दो बातों पर ही निर्भर करता है। नंबर 1, पदार्थ की प्रकृति, है ना, पदार्थ की प्रकृति। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, अलग अलग धातु हैं, सब में डेंसिटी अलग अलग है। डेंसिटी का मतलब मॉलिक्यूल का भराव सब में अलग अलग है, और जब मॉलिक्यूल का भराव सब में अलग अलग है, तो स्वाभाविक है सब में मुक्त पथ यानी क्रमागत टक्करों में तय की गई दूरी भी अलग अलग है, और जब दूरी अलग अलग है तो स्वाभाविक है दूरी तय करने में लगा समय भी अलग अलग होगा। तो साहब टो एक तो डिपेंड करता है पदार्थ की प्रकृति पर, यह बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको ना। दूसरा ताप पर, ताप पर कैसे निर्भर करता है वो तो आपको सामने दिखाई दिया कि ताप बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गति की तीव्रता बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन की गति की तीव्रता बढ़ने से विश्रांति काल और माध्य संगत काल में कमी होती है। इसके बारे में मैं पुनः बता दूं कि टो दो बातों पर निर्भर करता है, नंबर 1 पदार्थ की प्रकृति पर, नंबर 2 ताप पर, है ना साहब। कैसे वो समझेगा। अब बच्चों इसको आप पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक मानिए, एकेडमिक वाले बच्चों विशेष ध्यान दें। ये टॉपिक पहले भी कई बार पूछा गया है, तो मैंने आपसे पहले चर्चा में किया था कि इंपॉर्टेंट तो 5-8 टॉपिक ही निकलेंगे। अब अपन ने इतना, ये दूसरा लेक्चर होने जा रहा है, अभी तक कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब बेसिक है। आप धारा का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं
तो ये चीजें तो आपको पहले से समझ के रखनी जरूरी है। ठीक है साहब, इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए साहब, इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं लिख देता हूं, अपवहन या अनुगमन वेग, अंग्रेजी में इसे कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। इसलिए इसको दर्शाया जाता है वीडी के द्वारा। अब डी छोटा लिख लो, बड़ा लिख लो, यह आपकी इच्छा है ना। वीडी के द्वारा इसको दर्शाते हैं। ठीक है ना। सारा सीन आपको बताया जा चुका है, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति और विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का। इसलिए मैंने पिछले लेक्चर का जो एंड था वो आपको यहां पे स्टार्ट में दिखाया, और मैंने आपसे पिछले लेक्चर के लास्ट में कहा भी था कि आप विद्युत क्षेत्र लगाने पर जो इलेक्ट्रॉन को चलने को अज्यूम करें तो दो तरीके मैंने आपको, एक तो पहाड़ की चोटी वाला बताया था, एक मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीका जो आपको रूटीन में देखने को मिलता है कि एक हैवी ड्रिंक करने वाला व्यक्ति जो मदहोश होता है वो जो चलता है, बस समझ लीजिए कमोबेश मुक्त इलेक्ट्रॉन भी विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद वैसे ही चल रहा है। वो व्यक्ति भी अपने गंतव्य को पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन भी एक से दूसरे सिरे को पहुंचेगा, लेकिन टाइम निर्धारित नहीं है ना। तो कहने का मतलब वही चीज आप यहां अज्यूम करके चलें। अब सब वेग जो पढ़ रहे हैं आप, तो विद्युत क्षेत्र लगाने से तो पहले वे औसत वेग 0 है ही सही, तो स्वाभाविक है उसकी बात तो की ही नहीं जा रही होगी। वेग यहां पर आएगा तो विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद ही आएगा। विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद दो प्रकार की गतियां हो रही हैं, एक तो अनियमित गति, टकराने के बाद जब इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी को खो देता है उस समय की गति को कह रहे हैं अपन अनियमित गति, और ये तंगे खाकर स्प्लिट हो जाना, सरक जाना, इसको कहते हैं अपवहन गति। तो कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र लगाने के बाद दो प्रकार की गतियां प्रेक्षित होती हैं, एक तो धनायन से टकरा चुकने के पश्चात अनियमित गति रैंडम मोशन, एक विद्युत क्षेत्र के त्वरित कराने के कारण स्प्लिट होना सरकने वाली गति यानी अपवहन गति। तो सब ये है तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद ही। तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को अब डेफिनेशन पहले समझें। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात या विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित गति, यादृच्छिक गति कह दो, रैंडम मोशन कह दो, वह अपवहन गति सरकना, स्प्लिट होना, अपवहन गति दो प्रकार की होगी गति के वेग के औसत को अपवहन वेग कहते हैं। अब पूरी फॉलो में समझाया था। विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के पश्चात मुक्त इलेक्ट्रॉन की अनियमित व अपवहन गति के वेग का औसत अपवहन वेग कहलाता है। परिभाषा से इतना तो क्लियर है कि अपवहन वेग एक टक्कर से तो नहीं निकलेगा, क्योंकि औसत बोला है तो आपको अनेक टक्कर अज्यूम करनी पड़ेगी। उन अनेक टक्करों के वेग का औसत है अपवहन वेग। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिएगा। अपवहन वेग का मान बहुत कम 10⁻³ 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का होता है, इस रेंज का होता है। इतना कम क्यों होता है? इसका कारण आप मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉन धनायनों से टकराकर अर्जित गति ऊर्जा बार बार खोता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन का बार बार ऊर्जा खोते जाने के कारण यह वेग बहुत कम है, 10⁻³ -5 रेंज में। चलो साहब, ये तो डेफिनेशन बता दी। अब साहब इसका सिंपल कैलकुलेशन है ना, मैं लेंथ में नहीं लूंगा पर समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लूंगा, क्योंकि मुझे लगता है ये क्वेश्चन आता है कई बार। तो साहब विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर
चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, है ना? इस चालक के या इस विद्युत क्षेत्र के कारण चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का त्वरण A बराबर F/m, विद्युत बल के कारण त्वरित हुए तो F बराबर ma, यानी विद्युत बल ने इलेक्ट्रॉन को त्वरित किया है तो ma गिवन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना? तो Fe बराबर क्या लिखोगे आप? QE अपॉन स्मॉल m। आप यहां पर चालक की बात कर रहे हैं तो आप चालक की बात कर रहे हैं तो Q की जगह आप फ्रीली क्या लिख दीजिए? -c। इसलिए भाई अलग अन्य बातें करते होते तो पहली समीकरण ये वाली ठीक है, लेकिन हम तो यहां चालक पर फोकस हैं, चालक पर फोकस हैं तो स्वाभाविक रूप से हम आवेश Q की जगह इलेक्ट्रॉन लिख दें अपॉन m। ये सब पहली इक्वेशन। इस इक्वेशन से आपको साफ दिख गया होगा इलेक्ट्रॉन सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित होते हैं, A बराबर -E। तो त्वरण और विद्युत क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में होते हैं, समीकरण में साफ दिख रहा है। तो सब ये समीकरण बता रही है कि इलेक्ट्रॉन सदैव विद्युत क्षेत्र के विपरीत गति करते हैं। ठीक है साहब, ये बात तो क्लियर होगी। ये इलेक्ट्रॉन का त्वरण क्लियर। अब सब ऊष्मीय ऊर्जा से, क्योंकि टकरा टकरा के गति ऊर्जा तो खोएगा ना, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन मूव तो करेगा, तो हीट तो है ना, उष्मा तो है क्लियर। तो सब यदि ऊष्मीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन के प्रारंभिक वेग, अब मैं यहां पर अनेक इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लेता हूं, n इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लेता हूं। मैंने आपसे कहा था दो फेनोमेना से चलना होगा आपको, या तो एक इलेक्ट्रॉन की अनेक टक्करें लें, वो भी कोई बुराई नहीं है, या अनेक इलेक्ट्रॉन की एक टक्कर लें, उसमें भी कोई बुराई नहीं है ना। तो मैं अनेक इलेक्ट्रॉन की एक टक्कर की बात कर रहा हूं, तो अपन उससे आसानी से समझ सकते हैं, शायद अच्छा आपके लिए रहे। तरीके तो दो है ना। तो सब ऊष्मीय ऊर्जा के कारण यदि इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग u1, u2, u3 डैश 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 un, ये ऊष्मीय ऊर्जा के कारण प्रारंभिक वेग है ना। तो T1, T2, T3 समय पश्चात इलेक्ट्रॉनों के वेग न्यूटन की प्रथम समीकरण से v1 बराबर प्रथम इलेक्ट्रॉन का u1 प्लस a to1, ये पहले इलेक्ट्रॉन का v2 बराबर इसका प्रारंभिक वेग u2 a, ये मुक्त पथ साहब इसका, या मुक्त पथ में लगा समय यानी जो विश्रांति काल है वो टो2 है। n इलेक्ट्रॉन है तो n में इलेक्ट्रॉन का वेग, अंतिम वेग कह दें इसको, टो n। दोबारा एक बार सुन ले, है ना। ऊष्मीय ऊर्जा से या ऊष्मीय ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रॉनों के, मैंने n इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉनों के प्रारंभिक वेग क्रमशः u1, u2 डैश 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 un हो, तो अंतिम वेग यानी कुछ समय पश्चात या टकराने के पश्चात, है ना, अंतिम वेग v1, v2, v3 को कैसे लिखेंगे? तो साहब प्रथम इलेक्ट्रॉन है, उसका माध्यम, इसका मुक्त पथ में ये सॉरी विश्रांति काल टो1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का विश्रांति काल अलग अलग का अलग अलग। तो ये सब मैंने इलेक्ट्रॉनों के वेग लिख दिए, है ना। अब क्योंकि Vd क्या होता है साहब परिभाषा के अनुसार, Vd परिभाषा के अनुसार अपन ने कहा है इलेक्ट्रॉनों के वेग के औसत को, n इलेक्ट्रॉन है, अपव्यय वेग कहते हैं। तो Vd बराबर v1 प्लस v2 प्लस 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 vn अपॉन n, है ना। यानी
VD, V1 की वैल्यू रखेंगे आप U1 प्लस A τ1, V2 की वैल्यू रखेंगे आप U2 प्लस A τ2, और इसी तरह UN प्लस A τN है ना अपॉन N। तो बच्चों देखो, एक बात यहां पर छोटी सी गौर करने वाली बात है कि जब हम अपवन वेग की बात करते हैं तो यह निर्णय अनेक टक्करों से होगा, एक टक्कर से नहीं। या तो अनेक इलेक्ट्रॉनों की एक टक्कर से होगा या एक इलेक्ट्रॉन की अनेक टक्करों से, ठीक है ना। या VD इज इक्वल टू, ये देखो U1 प्रारंभिक वेग, U2 प्लस 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 UN है ना, इसको एक तरफ कर दें, सेपरेशन कर दिया, ये N प्लस इधर A कॉमन आ रहा है और τ1 प्लस, सॉरी स्टॉप पे सब वेक्टर नहीं लगेगा है ना, टाइम है ना, छोटी छोटी चीजें हैं पर याद आ जाती है, तुरंत आपके सामने करेक्शन कर देते हैं, τN अपॉन N, ठीक है। अब इन पार्ट्स को देखिए ध्यान से, इसके बारे में मैंने पहले ही बोला था अभी हाल आपको कि ऊष्मीय ऊर्जा से इलेक्ट्रॉनों के वेग यादृच्छिक होते हैं, अनियमित होते हैं, उनके प्रवाह की दिशा निश्चित नहीं होती, जैसा विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में मैंने आपको सुनाया था। तो ऊष्मीय ऊर्जा से या ऊष्मीय ऊर्जा के कारण प्रारंभिक वेग विभिन्न दिशाओं में होने के कारण इनका औसत कितना होगा, 0 है ना। दोबारा इसको मैं समझाता हूं। ऊष्मीय ऊर्जा से या ऊष्मीय ऊर्जा के कारण प्रारंभिक वेग की दिशा निश्चित नहीं है, यानी यादृच्छिक है ना, इसलिए इनका औसत 0 होगा, प्लस A है ना। ये सब अभी आपको डेफिनेशन इस आज के लेक्चर के शुरू में समझाया था। दो क्रमागत टक्करों में लगे समय के औसत को विश्रांति काल कहते हैं। तो ये विश्रांति काल, A की वैल्यू रख दीजिए 1 से, ये 1 से A की वैल्यू रख दो, 1 से VD बराबर A की वैल्यू रख दी माइनस E अपॉन M इंटू τ, यानी अपवन वेग भी विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होता है या विपरीत होता है। माइनस चिन्ह यहां भी आ रहा है, यह वेक्टर फॉर्म है, यह अपवन वेग का डेरिवेशन है। इसको और छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यह बेटर लगेगा, इसमें कोई ज्यादा 1-2 लाइन बढ़ जाती है, पिछले वाले में थ्योरी ज्यादा लिखनी पड़ जाएगी, मेथड तो 2 हैं, तो अपन थ्योरी को अवॉइड करें और ये मेथड आपको जम ही रहा है, इसमें कोई ऐसा लगता ही नहीं है ना। ये 2 नंबर का वेटेज इसका होता है, तो इसको खटाखट खींचाइए है ना। इसका अगर इसको मॉडुलस फॉर्म में लिखें, मैग्नीट्यूड में लिखें, मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो स्वाभाविक रूप से अब हम सदिश का चिन्ह हटा देंगे और इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। अपने वो रूप काम में आएगा, इससे मैं उसको समीकरण नंबर दे देता हूं 1 और ये समीकरण नंबर 2, दोनों को ही 2 दे देता हूं, इसको भी और इसको भी, दोनों चीज तो एक ही है ना। तो ये अपवन वेग। अब बच्चों फिलहाल आपको समझ में आएगा कि यार ये क्या धारा का बेसिक हुआ, थोड़ा वेट कीजिए। ये धारा का बेसिक ही है, लेकिन जैसे एक ट्रेन देखते हो आप, तो ट्रेन जब तक इंजन से न जुड़े ट्रेन के डब्बों का कोई महत्व नहीं है, वो खड़े रहेंगे। एग्जैक्टली अभी मैं अपवन वेग के बारे में ज्यादा बोलने वाला नहीं हूं। उसका रीजन है, जब अपवन वेग धारा से कनेक्ट होगा, आई से इसको जोड़ूंगा, फिर मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इस अपवन वेग की महिमा क्या है इंपॉर्टेंट। VD बराबर E इंटू τ अपॉन M, महत्व है।
लेकिन अभी तक जब तक ये धारा से कनेक्ट नहीं तो मैं इसके बारे में कुछ भी बोलूं अभी आपको कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। इसको मैं धारा से जोड़ूंगा, यानी धारा और वीडी के बीच संबंध लाऊंगा। जैसे वो संबंध लाऊंगा फिर मुझे कुछ कहना नहीं पड़ेगा, फिर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इस वीडी का क्या महत्व था, है ना।